हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और आ गया हूं फिर से आप सभी के सामने लेके एक और नया वीडियो ऑफ आवर टॉप 15 एमसीक्यू सीरीज, जहां आज अपन चैप्टर देखने वाले हैं आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो बिफोर अपन आगे बढ़े, क्वेश्चंस बनाना सॉल्व करें फटाफट फटाफट, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो का लाइक टारगेट तो आपको करवाने हैं 15 लाइक्स। ठीक है, पुराना ही टारगेट हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो पे जैसे ही आप करवा दोगे 15 लाइक्स, आपके पास आ जाएगी दूसरी वीडियो एक और नए चैप्टर की। और वो चैप्टर कौन सा होने वाला है? वो चैप्टर होने वाला है आपका मनी मार्केट का। तो जितनी जल्दी आप 15 लाइक्स करवा दोगे, उतनी ही फटाफट आपके पास नए चैप्टर की टॉप 15 एमसीक्यूज की सीरीज वापस से आ जाएगी। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पर, फटाफट बनाना चालू करते हैं क्वेश्चन। नीचे आप लोगों के लिए चैट बॉक्स चालू है, तो आप अपने आंसर साथ साथ वहां देते जाइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स व्हाट इज प्रोडक्शन? इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्रोडक्शन क्या है? क्या वो है? ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। हो सकता है। ऑप्शन बी पढ़ेंगे, क्रिएशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताओ, जिन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है वो फटाफट अभी तक आंसर कर भी दिए होंगे। या आपके मॉड्यूल की, हमारे नोट्स की पहले ही पैराग्राफ से उठाई गई लाइन है कि इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन मतलब क्या होता है। क्या वो सिर्फ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, या गुड्स को क्रिएट करना है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इनटू द मार्केट? बोथ ए एंड बी है या नन ऑफ दीज है? तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा वो आंसर कर पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्यों? तो मैं आपको दिखा देता हूं हमारे नोट्स में, यहां पे डायरेक्ट आपको लाइन मिल जाएगी। देखो, जनरली कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स इज नोन एज प्रोडक्शन, बट इन इकोनॉमिक्स क्रिएशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ठीक है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना प्रोडक्शन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या है? गुड्स को क्रिएट करना, उसको मार्केट में बेचने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान आपको रखना है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत लोग गलत आंसर किए होंगे इसका। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डैश इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ऐसा कौन सा फ्री गिफ्ट है नेचर का जिसको हम ना अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? ए लैंड, बी लेबर, सी कैपिटल, या डी एंटरप्रेन्योर। तो काफी इजी है इसका आंसर। आई होप आप लोग अभी तक दे दिए होंगे। मैं भी फटाफट से इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंड। तो लैंड एक ऐसा फ्री गिफ्ट है नेचर का जिसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, इन इकोनॉमिक्स लेबर मींस, इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब क्या है? ठीक है, नॉर्मल भाषा में लेबर का मतलब क्या होता है भैया? एक हिंदी में बोल दिए, मजदूर जो हमारे लिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है रोजी अपनी कमाने के लिए। बट इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। फिजिकल एक्सर्शन यानी वो जो मेहनत कर रहा है, मेंटल इंटेलेक्ट यानी काम करते समय जो अपने वो ब्रेन्स का यूज कर रहा है, ठीक है, इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है। और ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी फिजिकल भी और मेंटल भी जो वो काम कर रहा है। और डी है, नन ऑफ दीज। तो इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब क्या होता है? क्या वो सिर्फ फिजिकली जो काम कर रहा है, सामान उठा रहा है वो, या किस टेक्निक से सामान उठा रहा है वो, या दोनों चीजें मिला के, या नन ऑफ दीज? काफी सिंपल, थोड़ा सा भी सोचोगे तो पहचान जाओगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। यानी फिजिकली काम, साथ ही साथ जो अपना मेंटल इंटेलेक्ट यानी ब्रेन का यूज कर रहा है, इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है अपने काम को करने में, वो भी लेबर कहलाता है इकोनॉमिक्स में। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था अपने रेगुलर लेक्चर में, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख सकते हो। अलग से सेपरेट इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे पूरी चीजों को इन डिटेल समझाया हुआ है। अभी अपन सिर्फ क्वेश्चंस बना रहे हैं फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, ताकि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से हो जाए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज देयर आर डैश टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। कितने टाइप्स के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं? 3, 6, 5 या 2? तो कितने टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 2। 2 टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। नोट्स में भी एक बार दिखा देता हूं। सबसे पहला, ये देखो, लैंड। लैंड में फीचर्स ऑफ लैंड में दिखा है गिफ्ट ऑफ नेचर, फ्री गिफ्ट है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके मैंने रखा था। लेबर, लेबर का देखो, चाहे वो फिजिकल एक्सर्शन हो या मेंटल इंटेलेक्ट हो, दोनों लेबर के अंदर में आएगा। अब अपन आएंगे आगे हमारे क्वेश्चन पे, जो हमने अभी अभी देखा है, ये प्रोडक्शन फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो ये देखो, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, 2 टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन है, एक शॉर्ट पीरियड का और एक लॉन्ग पीरियड का। तो आई होप आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डैश शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन शॉर्ट पीरियड एंड डैश shows the relationship between input and output in the long period। तो कौन सी ऐसा चीज है जो इनपुट और आउटपुट में लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड दोनों में रिलेशन बताता है? ध्यान रखना, पहले शॉर्ट पीरियड के बारे में पूछा है और बाद में लॉन्ग पीरियड के बारे में पूछा है, तो आंसर आपको अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, ए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, यानी
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमको इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बताता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और रिटर्न्स टू स्केल हमको बताता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या ये ऑप्शन है, या ऑप्शन नंबर बी रिटर्न्स टू स्केल शॉर्ट पीरियड में बताता है और वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉन्ग पीरियड में बताता है? ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है? तो जिन लोगों ने अच्छी तरीके से तैयारी की आप लोग दे चुके होंगे आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमको रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और लॉन्ग पीरियड में कौन बताता है? रिटर्न्स टू स्केल। काफी इजी दोनों लॉ है, प्रॉपर डीप तरीके से अपन ने इसको स्टडी किया था अपने रेगुलर लेक्चर्स में। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। द स्टेज 1 ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड्स व्हेन। ठीक है, एक कुछ डायग्राम ग्राफ आपके मन में याद आ रहा होगा, उसमें 3 स्टेजेस होते थे, उसमें जो पहला स्टेज है वो कब खत्म होता है, यहाँ पे पूछ रहा है। पहला, जब एमपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, ऑप्शन बी एपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, ऑप्शन सी टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, और ऑप्शन डी एमपी कट्स एपी फ्रॉम अबव। अब जो लोग अभी कंफ्यूज हैं कि एमपी एपी टीपी क्या है, तो भैया बहुत दिक्कत होने वाली है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ रेगुलर लेक्चर देख लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। अगर आपको एमपी टीपी एपी का फुल फॉर्म नहीं पता इस वक्त में, आज दिसंबर चल रहा है और जनवरी में आपका पेपर है, तो बहुत बड़ा दिक्कत में आप आ सकते हो, इसलिए प्रॉपर तैयारी कर लो। ठीक है, बाकी जिन लोगों को पता है आई होप आपको आंसर भी पता होगा, और आपने अभी तक कमेंट भी कर दिया होगा। सही आंसर क्या है मैं बता देता हूं। सही आंसर है एमपी कट्स एपी फ्रॉम अबव, और इस पॉइंट में हमारा स्टेज 1 ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन खत्म हो जाता है। नोट्स में जाएंगे, ये देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, ये रहा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया गया है। ये देखो स्टेज 1 यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी पॉइंट पे एमपी जो है ऑरेंज वाला कर्व एपी रेड वाले कर्व को ऊपर से काट रहा है, और यहाँ पे स्टेज 1 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विच रिगार्ड्स टू स्टेज 3 ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसी डायग्राम से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि स्टेज 3 में क्या क्या बातें हैं, स्टेज 3 के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, सही है। एमपी पॉजिटिव है, स्टेज 3 में एमपी पॉजिटिव होगा, टीपी स्टार्ट फॉलिंग, टीपी जो है वो गिरने लग जाएगा, फिर एपी इज एट 0, या नन ऑफ दीज। इन तीनों में से कौन सा सही आंसर है, बताओ जल्दी से। सही आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर बी, टीपी स्टार्ट फॉलिंग। फिर से जाऊंगा डायग्राम में और आपको दिखाऊंगा मैं, आजा, ये रहा, ये है अपना स्टेज नंबर 3, यहां से चालू हो रहा है, यहाँ पे क्या है, टीपी गिरने लग गया है, एपी भी फॉलिंग स्टार्ट हो गया है, एमपी हमारा जो है वो नेगेटिव में जा चुका है। ऑप्शन से एक बार देख लो, एमपी पॉजिटिव में है, नहीं, एमपी नेगेटिव में है, एपी 0 है, नहीं, एपी अभी पॉजिटिव में, टीपी स्टार्ट फॉलिंग हाँ, और नन ऑफ दिस तो नहीं हो सकता, बट ऑब्वियस। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इज अनदर नेम ऑफ। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न किसका दूसरा नाम है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, क्या वो ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, क्या वो ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, या नन ऑफ दीज। तो देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पे पर्टिकुलर हमको स्पेसिफिक बात पूछ रहा है, तो नन ऑफ दीज के चांसेस बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं, एकदम 1% भी हार्डली चांस होता है कि नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, तो नन ऑफ दीज को आप पहले यहां से हटा सकते हो, बचे अपने पास ऑप्शन ए, बी और सी। अब इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर क्या है? वो करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ही दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से अभी तक 3 क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, ये भी दिखा देता हूं आपके नोट्स में कहां पे है, ये रहा, यहां कहीं होना चाहिए इंक्रीमेंट, इसी टॉपिक में कहीं लिखा होगा एग्जैक्ट नोट से, पॉसिबिलिटी चेंज। ठीक है, यहाँ ढूंढने का टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे, सीधा बढ़ जाएंगे अपन वन लाइनर्स पे। वन लाइनर्स में ये बात कहीं ना कहीं लिखी होगी, वन लाइनर्स में लॉ ऑफ ये एप्लीकेबल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, प्रोडक्ट रिफर्स, there are short period law was developed by law of variable proportion, explain law of variable proportion is in short period। ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल यहाँ भी दिख नहीं रहा है, हाँ है एग्जैक्ट, एक्स्ट्रा ज्ञान में मिलेगा क्या, ये तो टाइप्स ऑफ कैपिटल, ये लो एक्स्ट्रा ज्ञान में यहाँ पे आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा ज्ञान। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ऊपर वाला था डिमिनिशिंग रिटर्न, ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। थर्ड वाला है नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो मैंने रेड से हाईलाइट किया है क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आया है, क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न किसका दूसरा नाम है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेजेस नेमली। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल को किन 3 स्टेजेस में क्लासिफाई किया गया है? इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, और ऑप्शन नंबर डी है कांट से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, अब तीनों ऑप्शन में अगर अपन देखें, यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, तीनों ऑप्शन में जो आपको दिया गया है सारा सेम है, इंक्रीजिंग रिटर्न यहाँ भी है, इंक्रीजिंग रिटर्न यहाँ भी है, इंक्रीजिंग रिटर्न यहाँ भी है, कांस्टेंट रिटर्न ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डिमिनिशिंग रिटर्न भी ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन में आपको तीनों चीजें तो सेम मिल रही है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन उठता है कि हम आंसर कैसे करें, आंसर किसको करें, तो सिंपल यहाँ पे आपको एक लॉजिक अपनाना है, वो है जिस
स्टेजेस को जिस तरीके से बताया गया है, जिस तरीके से वो स्टेजेस अकर होते हैं, वो आपको यूज करना है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न। थोड़ा और क्लियर करने के लिए आपको नोट्स में लेके चलता हूँ, रिटर्न्स टू स्केल ये रहा। ये इसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है और हमको पता है कि ये कैसे चलता है। पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, फिर कांस्टेंट रिटर्न और फिर उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न। तो लाइन से सीक्वेंस वाइज जिस ऑप्शन में हमको ये दिखेगा सेम सीक्वेंस, उसको हम क्या करेंगे, आंसर यहाँ पे कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में ये प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो फॉलो हो रहा था। तो आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है जहां ऑप्शन सारे सेम है, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, याद करना है, रिकॉल करना है कि क्या कोई सीक्वेंस में आंसर था। जो सीक्वेंस में आंसर था उसी में आपको एक लगा के आना है। दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द आउटपुट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द इनपुट, इट इज सेड टू बी। जितना हम प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हमको मिल रहा है आउटपुट में, उतना ही हम इनपुट में भी इंक्रीज कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न या कांट से। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको अपन, सिंपल सी बात है, जितना हम इनपुट डाल रहे हैं उतना ही हमको आउटपुट मिल रहा है। तो हमको ना कम इनपुट लगा के ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न नहीं हो सकता। कम ज्यादा इनपुट लगा के कम आउटपुट मिल रहा है क्या, नहीं, तो डिमिनिशिंग रिटर्न भी नहीं हो सकता। कांट से तो पहले ही हटा दो। तो ये क्या है, कांस्टेंट रिटर्न, यानी हम 10 किलो हम इनपुट डाल रहे हैं, रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, 10 किलो ही हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट हमको मिल रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इनमें से कौन सा डिमिनिशिंग रिटर्न का कारण नहीं है, ध्यान देना, नॉट अ कॉज, कौन सा कारण नहीं है। पहला, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, राइज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है आपका इनविजिबल फैक्टर्स और ऑप्शन नंबर डी लिमिट टू ह्यूमन फैक्टर। इनमें से कौन सा डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कारण नहीं है, ध्यान दो, सोचो, दिमाग चलाओ और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो मैं तो हुई हूं बताने के लिए। चलो आंसर आपको बता देता हूं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नहीं, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनविजिबल फैक्टर। इनमें से डिमिनिशिंग रिटर्न का कारण नहीं है। आएंगे अपन यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। 4 यहाँ पे कॉजेज दिए, मैनेजमेंट प्रॉब्लम ऑप्शन में था, लिमिट टू ह्यूमन फैक्टर ऑप्शन में था हमारे पास, राइज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट ये भी था, और लैक ऑफ कॉपरेशन या कोऑर्डिनेशन ये अपने पास ऑप्शन में नहीं था। इसके जगह पे क्या था, इनविजिबल फैक्टर्स। ठीक है, इनविजिबल फैक्टर्स था, तो ये एक कारण नहीं है, इसलिए अपना क्या बनता है, राइट आंसर बनता है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अपन बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इनमें से कौन सा इंक्रीजिंग रिटर्न का यहाँ पे कॉज है, इंक्रीजिंग रिटर्न का कारण है। लैक ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, लिमिट टू ह्यूमन फैक्टर, डायमेंशनल इकोनॉमिक्स और राइज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट। तो बिना ज्यादा टाइम लिए आपको मैं इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायमेंशनल इकोनॉमिक्स। यहाँ पे जाओगे ऊपर, ये देखो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स के यहाँ पे कारण है स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ फैक्टर, इनविजिबल फैक्टर, वॉल्यूम डिस्काउंट, डायमेंशनल इकोनॉमिक्स। तो इनमें से कौन सा कारण है, विच इज अ कॉज। ऊपर वाले में था कौन सा कारण नहीं है, यहाँ कौन सा कारण है, तो कौन सा कारण है, डायमेंशनल इकोनॉमिक्स, जो हमको हमारे नोट्स में भी यहाँ तीसरे नंबर पे लिखा हुआ दिख रहा है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। दैट इज वन ऑफ द assumptions ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज टू चेंज इज नो चेंज इन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक assumption है कि इट इज देयर इज नो चेंज इन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली फॉल्स है या पार्टली ट्रू है। तो काफी इजी सा ये क्वेश्चन, ये है ट्रू। ठीक है, assumption ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में अगर हम जाएं तो काफी सारे assumptions होते हैं कि भैया टाइमिंग सेम होनी चाहिए, कंजम्पशन का दुनिया भर की चीजें, शॉर्ट पीरियड पे एप्लीकेबल है, फैक्टर्स होमोजीनियस होने चाहिए, नो चेंज इन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो यहां से आपका क्वेश्चन बना है। फिर कोई भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू चेंज कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू चेंज सम वेरिएबल फैक्टर व्हाइल अदर फिक्स्ड फैक्टर आर कांस्टेंट। तो ये सब assumption है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। डैश इज आल्सो नोन एज इमोबिल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिनको हम बोलते हैं इमोबिल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपके ऑप्शंस है लेबर, लैंड, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर, जिसमें से सही आंसर है लैंड। इमोबिल यानी हम इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो लैंड को हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के नहीं ले जा सकते। लेबर इधर उधर मूव हो जाएंगे, कैपिटल पैसा इधर उधर चले जाएगा, एंटरप्रेन्योर भी इजीली ट्रैवल कर सकता है, बट लैंड जहां पे है वो वहीं रहेगी। तो इमोबिल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड। बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। आई होप अभी तक आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है करेक्टली उसका आंसर दे पा रहे होंगे। लास्ट में अपना स्कोर शेयर करना जरूर से, ठीक है, भूलना मत। लेबर इज पेरिशेबल, दैट इज लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड और प्रिजर्व। क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली फॉल्स है या पार्टली ट्रू है। काफी इजी आंसर है इसका ट्रू, कि एक बार लेबर गया, लेबर का समय गया तो वो वापस नहीं आ सकता, इसीलिए लेबर इज पेरिशेबल। एक दिन अगर कोई लेबर काम नहीं करेगा तो एक दिन का उसका वो लेबर का लॉस्ट है, अगले दिन वो रिकवर नहीं हो सकता वो काम। क्लियर है, हाँ जी सर। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो विद दिस आपके जो टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो यहाँ पे खत्म होते हैं। नीचे आपको जब हमारी पीडीएफ रिलीज होगी, बहुत जल्दी होने वाली है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जितना जल्दी जल्दी लाइक टारगेट पूरा करवाते जाओगे, हमारी एमसीक्यू सीरीज उतनी जल्दी जल्दी खत्म होती जाएगी और आखिरी में पीडीएफ जो है वो रिलीज हो जाएगी। उसमें आपको सारे चैप्टर वाइज जो हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी आपको एक पीडीएफ में
सब चीज मिल जाएगा। लास्ट में हर चैप्टर के आपको ऐसी आंसर की मिल जाएगी जहां पे आप अपना आंसर देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बाद में कुछ बोनस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे पीडीएफ में, और एक और सरप्राइज भी है जो धीरे धीरे आपका वेट कर रहा है। डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो फटाफट से लाइक कर दो ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़े। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने होंगे तो वो भी क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन कहां से आए हैं और उसके पीछे की रीजनिंग क्या है। ठीक है, तो आपकी तैयारी अब अच्छी खासी हो गई होगी, एक लेवल जरूर ऊपर हुआ होगा। ठीक है, आपका स्कोर क्या रहा कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक। टिल देन आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।